हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और यूपीटेट या सीटेट की तैयारी करने वालों के लिए ना एक बहुत ही खास विजुअल मास्टर क्लास होने वाली है। हाँ बिल्कुल, एकदम क्विक रिवीजन की तरह। सही कहा, क्योंकि आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, हम समझने वाले हैं कि आखिर 1857 की क्रांति से लेकर हमारे पर्यावरण और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस तक के क्वेश्चंस बार-बार एग्जाम में आते क्यों हैं। एकदम सही। और आज का ये सेशन ना बिल्कुल एक क्लासरूम लेक्चर की तरह होगा। हम स्टेप बाय स्टेप सब कवर करेंगे। और जैसे कि शिवांश मिश्रा सर अक्सर कहते हैं ना कि हिस्ट्री या सोशल स्टडीज सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं है। वही तो। हाँ, अगर टाइमलाइन और फैक्ट्स के पीछे का लॉजिक समझ लिया जाए तो एग्जाम में कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं लगता। तो हम आज वही करेंगे। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत ना एक चिंगारी से होती है। ठीक है। तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, अगर हम उसकी टाइमलाइन देखें तो एक बड़ा सवाल उठता है मेरे दिमाग में। अच्छा, कौन सा सवाल? देखिए, क्रांति की जो प्री प्लान डेट थी वो तो 31 मई थी ना। हाँ। पर ये 10 मई को ही मेरठ से शुरू हो गई। तो क्या बिना प्रॉपर प्लानिंग के इतनी जल्दी उसको शुरू कर देना एक गलती थी? देखिए, कागजों पर तो ये जल्दबाजी लगती है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। अच्छा। हाँ, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। अब आप ही सोचिए, जब सेना में आपके किसी साथी के साथ ऐसा हो तो गुस्सा तो भड़केगा ही ना। हाँ, ये तो है। इमोशनल रिएक्शन था एक तरह का। बिल्कुल। इसीलिए वो 31 मई तक इंतजार ही नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, इस जल्दबाजी की वजह से ना विफलता के दो मुख्य कारण जरूर बन गए। पहला तो ये कि सैन्य सामग्री यानी वेपन्स का बहुत भारी अभाव था हमारे पास। राइट। और दूसरा था कुशल और एकजुट नेतृत्व का न होना, मतलब सब अपनी अपनी सल्तनत के लिए लड़ रहे थे। राइटली सेड। शिवंश मिश्रा सर ने ना इन नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि एकजुट नेतृत्व का अभाव सबसे बड़ी कमजोरी थी इस क्रांति की। लैक ऑफ यूनिफाइड लीडरशिप। वैसे उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। अच्छा। ये एग्जाम में काफी बार डायरेक्ट पूछते हैं। अच्छा। और भले ही ये क्रांति उस वक्त सफल नहीं हुई, पर वीडी सावरकर ने ना अपनी बुक 1857 का स्वातंत्र्य समर में इसको एक नया आयाम दिया। एकदम सही। और इसी के बाद ना समाज में एक बौद्धिक नेतृत्व या इंटेलेक्चुअल लीडरशिप का दौर शुरू हुआ। मतलब हथियारों की जगह विचारों की क्रांति आई। हाँ, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और एक बड़ा नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। उनकी बुक सत्यार्थ प्रकाश भी बहुत फेमस है इसके लिए। और इसी इंटेलेक्चुअल वेव में स्वामी विवेकानंद का नाम भी तो आता है ना, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। बिल्कुल। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और हाँ, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उड़ीसा में। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नेताजी ने ही सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। अरे वाह। और सर सैयद अहमद खान का भी रोल था ना इस वक्त। हाँ, उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी ताकि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो सके। अच्छा, अब जब ये बौद्धिक जागरण हो रहा था तो लोग ऑर्गेनाइज होने लगे, और जब वो ऑर्गेनाइज्ड हुए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दबाने के लिए नए कानून बनाए। ये मुझे ना 1919 से 1922 का जो दौर है एक डोमिनो इफेक्ट जैसा लगता है। डोमिनो इफेक्ट कैसे? मतलब एक एक्ट रिएक्शन का लूप बन गया। एक चीज ने दूसरी को ट्रिगर किया। अच्छा, हाँ, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है। चलिए इस लूप को ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले 19 मार्च 1919 को आया रॉलेट एक्ट, जिसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। एकदम ड्रैकोनियन लॉ, जिसमें किसी को भी उठा लो। हाँ, और इसी का रिएक्शन हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जमा हुए थे। और वहां जनरल डायर ने जो गोलियां चलवाईं, वो तो हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है। बिल्कुल। और इस घटना से आहत होकर लोग अपनी उपाधियां लौटाने लगे। गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि वापस की। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी ना। हाँ, और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। फिर यही गुस्सा 1920 में असहयोग आंदोलन
यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बदल गया। पर वो लूप टूट गया ना 1922 में, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। हाँ, चौरी चौरा में हिंसा होने के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो इस गुस्से और आंदोलन के बाद एग्रीमेंट्स या पॉलिटिकल सोल्यूशन कैसे आना शुरू हुए? देखिए, क्रोनोलॉजी के हिसाब से पहले आई नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 को, फिर नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। सही कहा। फिर 4 या 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इसके बाद 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी ने आखिरकार भाग लिया। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, राइट? हाँ, 24 सितंबर 1932 को ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। इसमें दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में जो सीटें थीं वो 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। वाह, 71 से सीधा 148। अच्छा, ये तो थी बाहरी लड़ाई। पर अगर हम कांग्रेस के अंदर देखें तो वहां भी दो अलग आइडियोलॉजी बन चुकी थी उस टाइम तक। आप नरम दल और गरम दल की बात करें? हाँ, बिल्कुल। एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, एग्जाम में डायरेक्टली इन नेताओं के नाम पूछे जाते हैं। नरम दल में उदारवादी नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी थे इसी में। हाँ, और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, वो भी थे। साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी में हुआ था, और मदन मोहन मालवीय जी भी नरम दल में थे। और दूसरी तरफ था गरम दल, जिसमें उग्रवादी नेता थे। राइट। सबसे फेमस थे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तिलक जी का तो वो डायलॉग ही कितना फेमस है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। पूरा घूसबम्स आता है सुनकर। सच में। पर देखिए, एक तरफ जहां ऐसी देशभक्ति थी, वहीं जिन्ना का द्विराष्ट्र का सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी भी आ रहा था, जिसने सांप्रदायिकता भड़काई और आगे चलकर भारत का विभाजन करवाया। ये तो बहुत दुख की बात थी। खैर, इस टाइम कुछ और भी मेजर मूवमेंट्स हुए थे ना? हाँ, एक बार उन्हें थोड़ा क्विक रिकैप कर लें। 1911 में जब जॉर्ज पंचम आए तब रद्द करना पड़ा। फिर तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन हुआ। और खिलाफत मूवमेंट भी था WW1 के बाद। हाँ, टर्की के खलीफा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उसके खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने ये आंदोलन किया था। और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो मुंबई से शुरू हुआ था। अच्छा, तो अब ना राष्ट्रीय हिस्ट्री से थोड़ा स्टेट लेवल पर आते हैं। यूपी टेट वालों के लिए यूपी के क्या स्पेशल फैक्ट्स हैं एग्जाम रेडार पर? यूपी की बात करें तो पार्लियामेंट्री सीट्स बहुत पूछते हैं। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीट्स हैं यहाँ से। दोनों ही हाईएस्ट हैं कंट्री में। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में? कृषि में देखें तो आलू उत्पादन यानी पोटैटो प्रोडक्शन में यूपी इंडिया में नंबर 1 है। इंडस्ट्री में कानपुर का लाल इमली वस्त्र उद्योग काफी प्रसिद्ध है। ओके, लाल इमली। और आर्ट एंड कल्चर? संस्कृति के लिए वाराणसी का भारत कला भवन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगरा में सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है। इस सुलह कुल वाला तो बहुत बार पेपर में देखा है मैंने। अब थोड़ा डेमोग्राफिक्स और ट्राइब्स की लिस्ट बता दीजिए। देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला ललितपुर है, और यूपी का राजकीय पक्षी है सारस। राइट। और जनजातियां यानी ट्राइब्स कौन कौन सी हैं? जनजातियां काफी सारी हैं, मैं पढ़ देती हूँ। अगारिया, बैगा, भूया, चेरो, खारवार, बुक्सा। बुक्सा और थारू तो बहुत फेमस है यूपी की। हाँ, उनके अलावा थारू, गोंड, धुरियां, राजगोंड, पंखी, पानिया, जौनसारी और भोटिया भी हैं। बाप रे, ये लिस्ट तो ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। चलिए, अब ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और हमारी पॉलिटी वाले हिस्से पर चलते हैं। एनवायरनमेंट में क्या क्या ध्यान रखना है? एनवायरनमेंट में ओजोन परत सबसे जरूरी है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है। ये परत हमें यूवी रेस से बचाती है, जिनसे स्किन कैंसर हो सकता है। और वो जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? जेट वायुधारा यानी जेट स्ट्रीम्स वायुमंडल में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली बहुत तेज हवाएं होती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और था मेरा, पानी के प्रदूषण से जुड़ा। वो BOD क्या होता है?
बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जल प्रदूषण को इसी से नापा जाता है। पानी में बैक्टीरिया को कचरा सड़ाने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसे बीओडी कहते हैं। मतलब बीओडी ज्यादा तो पानी उतना ज्यादा खराब। एकदम परफेक्ट। इसके अलावा भूमि से जुड़े दो फैक्ट्स हैं। एक है विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती, और दूसरा चिपको आंदोलन, जहां लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगा लेते थे। और जियोग्राफिकल पोजीशन याद रखिएगा, भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में स्थित है। गॉट इट। अब थोड़ा सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स पॉलिटी पर आते हैं। इसमें क्या की पॉइंट्स हैं? पॉलिटी में आरटीआई सबसे पहले आता है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 15 जून 2005 से लागू हुआ। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। और आर्टिकल 17 भी तो पूछा जाता है काफी। हाँ, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है। इसके अलावा मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई थी, पर पका हुआ भोजन देना 2004 से शुरू किया गया। और अपनी देश की पहली पंचवर्षीय योजना? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। एक फैक्ट और है, फिजिक्स और एनवायरनमेंट का मिक्स मानव कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता यानी नॉर्मल साउंड इंटेंसिटी 60 डेसिबल मानी जाती है। 60 डेसिबल, ठीक है। अब बस हम आखिरी में आ गए। थोड़ा ये दुनिया भर के जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में बता दीजिए। हाँ, मेनली 2 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जाम के लिए जरूरी हैं। पहला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी। इसमें कुल 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी होते हैं ना? एकदम सही। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे, जिसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर द हेग में है, राइट? नेदरलैंड्स में। हाँ बिल्कुल, द हेग नेदरलैंड्स में। ग्रेट। तो इसी के साथ हमारी ये मास्टर क्लास कंप्लीट होती है। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी को एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि 1857 की क्रांति में एकजुट नेतृत्व का अभाव था, पर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक ना पूरा देश एक हो चुका था। तो आज की क्लास के बाद थोड़ा सोचिए जरूर कि नरम दल और गरम दल जैसी अलग अलग विचारधाराओं ने किस तरह अंततः मिलकर भारत को वो एकजुटता प्रदान की। किस तरह डिफरेंट आइडियोलॉजीज भी कभी-कभी एक ही बड़ी मंजिल तक ले जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और एसएस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।